गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डीडीयू कैंपस एवं जो भी लोग एफिलिएटेड कॉलेजेस में इस समय बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो केमिस्ट्री जिन लोगों का भी ट्रेड है, केमिस्ट्री से जो भी अपना बैचलर्स कर रहा है, आज जितने लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर में है डीडीयू के, उन लोग के लिए मैं पीवाईक्यू का सेशन लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है बहुत जल्दी अप्रोच करने वाला है। मेरे ख्याल से पहला चैप्टर आप लोगों ने अब तक पढ़ भी लिया होगा। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप पहले चैप्टर को एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वो सारे पीवाईक्यूज देखने वाले हैं जो आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी की आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का, आज के चैप्टर का। और आज का जो चैप्टर है हमारा, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो क्या बच्चे, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए फिर जो है सवालों की बात करते हैं। हमारे पीछे आपको सवाल दिख रहे होंगे। पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम नंबर, एक्सप्लेन द फोर क्वांटम नंबर। आइए तो पहले बात करते हैं। सवाल है, सवाल पूछ रहा है आपसे क्वांटम नंबर के बारे में। सवाल किसका पूछा हुआ है? सवाल पूछा हुआ बच्चे क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्वांटम नंबर तो आप लोग ने पढ़ा होगा। तो आइए मैं क्वांटम नंबर आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन के पहले हिस्से में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम नंबर। क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम नंबर। इसका ये मतलब है कि क्वांटम नंबर से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली क्वांटम नंबर क्या था, अगर मैं आपको वापस याद दिलाऊं तो लेट्स से हमारे और आपके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, संवाद हो रहा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताइए आप कहां रहते हो, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि बताइए आप कहां रहते हो। तो लेट्स से आपने बताया कि सर मैं गोरखपुर में रहता हूं। मैंने कहा ओके, बहुत अच्छी बात है, हमारी मुलाकात यहां हुई, आपने मुझसे बोला कि आप जो है गोरखपुर रहते हो, मैं समझ गया। लेकिन लेट्स से अगर हमारी मुलाकात कहीं बाहर हुई हो, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे या कहीं पर भी, तो आप मुझे क्या बताते कि सर मैं जो हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में अमीनाबाद में रहता हूँ, वहाँ पर मेरा हाउस नंबर 10 है, मेरा रूम नंबर ये है, और ये लखनऊ जो है आपको उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश आपका इंडिया में आता है। यानी इस तरीके से आप प्रॉपर मुझे डिस्क्राइब करते अपने एड्रेस को कि आप कहाँ बिलोंग करते हो। ठीक है, छोटे अपने बेड से, अपने रूम से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने अपने एरिया से, आपके घर के करीब सबसे बड़े चौराहे से, अपने शहर से, अपने प्रदेश से, अपने देश से, आप ऐसे मुझे बताते तो मैं आपका कंप्लीट एड्रेस समझ पाता। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस जानना हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाननी हो, तो उस चीज के लिए जो नंबर्स है वो है आपके क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? क्वांटम नंबर होते क्या है? सेट ऑफ फोर नंबर। देखिए मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं आपको क्या लिखने हैं। क्वांटम नंबर सेट ऑफ फोर इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, ये क्या है? सेट ऑफ फोर इंडेक्स नंबर्स है। ठीक है, और इनसे क्या मिलता है आपको? कंप्लीट, क्या मिलता है बच्चा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो क्वांटम नंबर जो है प्रोवाइड करा देता है। बात समझ में आ गई? तो पहला जो हिस्सा होगा उसमें आप यही लिखेंगे कि क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ फोर इंडेक्स नंबर दैट इज यूज टू डिस्क्राइब और टू नो एवरीथिंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, इट्स पोजीशन, इट्स ओरिएंटेशन, कैसा पोजीशन है, कैसा ओरिएंटेशन है, किस सेल में है, कितनी एनर्जी के साथ है, किस स्पीड से वो जो है रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसका स्पिन क्या है, सब कुछ। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है क्वांटम नंबर जानने से बता पाते हो। इसके बाद अगले सेक्शन में क्या पूछा होता? एक्सप्लेन द फोर क्वांटम नंबर्स। यानी वो चारों क्वांटम नंबर्स को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो बच्चे फिर इसके बाद आप क्या करोगे? आप इसके बाद लिखोगे क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम नंबर्स को आपको क्या करना है, बोला है चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, इसने तो चीजें आसान कर दी। तो आप क्या करेंगे? इसके बाद आप जो है चार क्वांटम नंबर्स को बताएंगे। तो मैं भी आपको बताता हूँ चार क्वांटम नंबर्स कौन कौन से। तो अगर मैं चार क्वांटम नंबर्स की बात करूं तो मैंने थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से बॉक्सेस बना दिए हैं ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा बेटर लगे। ठीक है दोस्त, तो पहला क्वांटम नंबर हमारे बाबू हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। फिर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड एजीमुथल को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एल से। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल m से। एंड लास्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल s। क्लियर है? इसके बाद बच्चा लोग, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि जो ये तीनों क्वांटम नंबर हैं, ये तीनों आपको कहां से मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको ये तीनों क्वांटम नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। इस तरीके से चारों क्वांटम नंबर को दिखा के आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो। और एक बात हमेशा समझना कि जब भी आप सेमेस्टर एग्जाम में लिखोगे तो आप इसको अंडरलाइन जरूर से कर देना। ठीक है, अंडरलाइन करने से क्या होता है, जो भी एग्जामिनर इसको चेक कर रहा होता है वो इस चीज को सीधे समझ पाता है कि बच्चे ने क्या क्या पॉइंटर्स लिखे हैं जिसपे मैं उन्हें मार्क्स दे सकूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखना बहुत ही मैंडेटरी हो जाएगा। इसके बाद अब इन चारों क्वांटम नंबर को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो वापस से आते हैं, हम जो है बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आपका मीन एनर्जी बताता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपका, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताता क्या है? पहले ये बताता है आपका शेल, ये आपको देता है शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कि बाबू तुम जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो वो किस शेल में पाया जा रहा है। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है। और एक और पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट ये है, इसकी वैल्यू जो होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकती है। कैन नेवर बी 0, बट 0 नहीं हो सकती है, कैन नेवर बी 0। क्योंकि बाबू क्या होगा कि जैसे अगर मैं इसको समझाऊं तो मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं बच्चे? शेल होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका शेल बता रहा होता है। लेट्स से दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ऐसे कहे के एल एम एन। ठीक है, तो यानी कि अगर एन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 बताएगा के शेल, के एल एन शेल। ठीक है, ये आपको शेल के बारे में जानकारी देगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल के बारे में बताता है, और शेल ही हमारा क्या होता है? शेल ही होता है मेन एनर्जी लेवल। शेल क्या होता है बच्चे? शेल होता है हमारा मेन एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया? पहले को शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। दूसरा पॉइंट ये कि इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड कैन नेवर बी 0। अभी तक जो n की मैक्सिमम वैल्यू अभी हम देख रहे हैं वो 7 है। हो सकता है कल को 8 9 10 11 और कहीं तक भी चीजें आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है यहां से आगे बढ़ती है। अब इसके बाद जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इससे आप और क्या पता कर सकते हो? तो आपने जो है शेल पता कर लिया, वैल्यू पता कर लिया। इसके बाद बाबू इससे आप पता कर सकते हो, इससे जो आप चीज पता कर सकते हो दैट इज द रेडियस। आप जो है रेडियस के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हो अगर आप जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानते हो। तो आपको पता है कि रेडियस हम कैसे निकालेंगे? रेडियस निकलेगा बच्चा रेडियस ऑफ nth शेल, रेडियस ऑफ nth शेल, यानी इसमें मान लो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, ऐसे थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, तो जिस भी शेल का ये रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ nth शेल, ये बराबर होता है बच्चा r0 इंटू एन स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर जो r0 होता है बाबू, ये r0 होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर, और ये क्या होता है बच्चा? ये होता है आपका एंगस्ट्रॉम, या यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो। इसके बाद और किस काम के लिए आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चे? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो इससे आप निकाल सकते हो एनर्जी। इससे आप क्या निकाल सकते हो? एनर्जी निकाल सकते हो। एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना है? एनर्जी की निकालने के लिए क्या करना है? एनर्जी ऑफ nth शेल इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपको यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको उस शेल की आपको एनर्जी जो है वो मिल जाने वाली है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं यहां पर, तो ध्यान से देखिए बच्चा, जो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल होगी दैट इज -13.6 अपॉन 1, यानी होने वाली है -13.6। अगर यही एनर्जी ऑफ हम सेकंड शेल की बात करें तो -13.6
अपॉन 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। 4 3 जा 12 माइनस आएगा 3, 1 और 6 होगा, 4 4 जा 16। नाउ 3.4 यूनिट क्या होने वाली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हम E3 के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 9 1 जा 9 यानी 1, ठीक है 1 पॉइंट यहाँ पे क्या आया 4 6 9 5 जा 45, ठीक है 1091 जा 9 यानी कि 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप एनर्जी के बारे में भी बता सकते हो एक बार जब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पता चल जाए। अब शेल बता सकते हो, इसकी वैल्यू क्या क्या होती है बता सकते हो, रेडियस बता सकते हो, एनर्जी बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो है आप और क्या बता सकते हो, आप जो है अगला हिस्सा जो आप बता सकते हो, जो आप अगला बता सकते हो दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। आप क्या बता सकते हो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बच्चा होता है MVR, MVR होता है एंगुलर मोमेंटम और दिस इज रिटन एज NH/2π, यानी एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। तो यानी कि अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो तो आप इतनी सारी चीजों का डिटेल में जवाब दे सकते हो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बाबू। तो ठीक है, एक काम करो, यहां से क्या करो आप इसको थोड़ा सा जल्दी से जो है नोट कर लो। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। अब आप जो है यहां से नोट कर लीजिए इसको। हो गया दोस्त, और अब आप ये इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद और आप क्या बता सकते हो, तो अगर मैं छठवें पॉइंटर की तरफ आगे बढ़ूं तो बाबू एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये भी आप जो है यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप बता सकते हो एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2n², वेयर n इज 1, यानी कि ध्यान से n इज 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि मतलब अगर हम k शेल के l m और n शेल की बात करें, अगर हम k शेल की बात करें, k के लिए n की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर की 2, यानी पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। l की बात कर ले तो दिस इज 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। थर्ड की बात कर ले 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। फोर्थ की बात कर ले दिस इज 4 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 यानी कि 32। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। क्या बात समझ में आई, क्लियर हो गया। तो ये रहा भैया आपका पहला जवाब, यानी कि पहले का भी पहला सेक्शन, यानी सिर्फ अभी हमने बताया आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, जो कि आप इतने डिटेल में अगर अपने एग्जाम में लिखते हो तो देख लो, अगर ये सवाल जो है वो आपका 100% करेक्ट होने वाला है और उस पर नंबर कटने के चांसेस 0 के बराबर है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आइए, तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिया। अब उसी में चूंकि सवाल में क्या पूछा हुआ बाबू, सवाल में यहां पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द 4 क्वांटम नंबर्स। तो अभी आपने सिर्फ पहला क्वांटम नंबर एक्सप्लेन किया है, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आइए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर की। दूसरा क्वांटम नंबर हमारा क्या बाबू, दूसरा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका दूसरा नाम क्या क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है दैट इज सेकेंडरी, दूसरा नाम है इसका सेकेंडरी क्वांटम नंबर। दूसरा नाम बच्चा इसका है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम है दैट इज सबसिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इन दो नामों से इसे जाना जाता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर के नाम से और सबसिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से। अगली जो चीज है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। और अगली पॉइंट आप इस पे लिखोगे इट्स वैल्यू, यानी इसकी जो वैल्यू होती है दैट डिपेंड्स ऑन एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। वो किस तरीके से डिपेंड करती है आइए इसको देखते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ, मैं पहले तो ये बता दे रहा हूँ कि भैया ये बताता क्या है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से
हमें पता चलता है सब एनर्जी लेवल के बारे में, हमें पता चलता है सब एनर्जी लेवल के बारे में, यानी कि हमें पता चलता है आपका सब शेल के बारे में। शेल के अंदर हमें पता चलता है सब शेल, यानी सब शेल की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। आइए इसकी वैल्यूज की बात करते हैं। इसके अगर वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज इसका कहां से होता है बाबू, इसकी वैल्यूज होती 0 से लेकर के n-1 तक। क्लियर हो गया? इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 से लगाए n-1 तक। अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो जो l की वैल्यू होगी वो होगी 0 से लगा करके 1-1 तक, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। यानी n बराबर 1 तो l बराबर 0। n बराबर 2 रखते हैं, l बराबर क्या हो जाएगा 0 से लगाए 2-1 तक, यानी ये हो जाएगा आपका 1 और सॉरी मतलब 1 तो है यहाँ पर, यहाँ 0,1। n बराबर 3 रखते हैं, l बराबर 0 से लगाए 3-1, नाउ दिस इज इक्वल टू 0, 1, 2। n की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, l बराबर 0 से लगाए 4-1, दैट इज 0, 1, 2 and 3। आया बात समझ में? देखिए कितने आसानी से n की वैल्यू और l की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आइए l की जो डिफरेंट वैल्यूज है ये क्या क्या बताती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भैया अगर l बराबर 0 है तो ये बताता है s सब शेल। ये क्या बताता है बाबू? s सब शेल। l बराबर अगर 1 है तो ये बताएगा p सब शेल। अगर l बराबर 2 है तो ये आपको बताएगा d, ये बताएगा आपका d सब शेल। अगर l बराबर 3 है तो ये आपका बताएगा f सब शेल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको सेशन में मजा आ रहा है? क्या हर एक चीज पे डिटेल में मैं बात कर रहा हूं? अगर आप सेशन में बने हुए हो तो क्या करो, लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दो ताकि वो लोग भी इन कंटेंट का फायदा उठा सके। आइए तो ये हो गई चीजें, यानी वैल्यूज से हम ये पता लगा लिए। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम एक बात को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा फॉर n बराबर 1 ओनली s सब शेल इज फाउंड। यानी कि अगर हम पहले शेल की बात करें तो वहां पर सिर्फ s सब शेल ही पाया जाता है। n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए बाबू s एंड p सब शेल पाया जाता है। n बराबर 3 के लिए s p एंड d सब शेल पाया जाता है और n बराबर 4 के लिए s p d और f सब शेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा? सब शेल, सब शेल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए लिख लीजिए इसको। हो गया ना? चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, आप देखिए अगली पॉइंट आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। अब बाबू एक सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो ये आपका बराबर होता है बाबू 2, ये आपको बराबर होता है बाबू 2 इंटू 2l + 1। आइए देखते हैं, पहले हम रखते हैं l बराबर 0। तो l बराबर 0 रखते ही यहाँ पर 0 हो जाने वाला है, ये हिस्सा खत्म होगा 2 और यहाँ रहेगा 1, यानी कि यहाँ पर आएगा 2। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। l बराबर 1 रखते हैं, 1 रखते हैं यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 2, 2 2 जा 4 और यहाँ 2 6, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर 6। समझ में आ रहा है बात? l बराबर 3 रखते हैं, देखिए यहाँ पर 3 3 2 जा 6, 6 + 1 7 2 जा 14, सॉरी 2 तो छूट यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, 2 2 जा 4 + 1 5 2 जा
10। ठीक है, और अगला देखिए, L बराबर अगर 3 रखते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 6 + 7 2 14। क्लियर होगा? ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी बातें अगर आप एजिमुथल में लिख देते हो, उसके बाद कोई आपका नंबर काट नहीं सकता है, क्योंकि आपने इनफ इंफॉर्मेशन जो यहां पर प्रोवाइड कर दी है। समझ गए? लिख लीजिए। चलिए, यहां तक आपने अगर लिख लिया हो तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसके आगे बढ़ते हैं और ये चीजें आप जो है नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वांटम नंबर की ओर, जो आपका तीसरा पढ़ने वाला है। इसको आप लिखोगे, दिस इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से इसको डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चे क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है बाबू? ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन को मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि लेट्स से, पहले रुकिए, इसको पहले बात, ये बताता है आपका ओरिएंटेशन। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसकी जो वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन एल। वो एल पे डिपेंड करती है। किस तरीके से डिपेंड करती है, ये देखते हैं। जब एल, जो वैल्यू ऑफ एम है, वैल्यू ऑफ जो एम है, ये आपकी वैल्यू करती है -m एल से लगाए प्लस एल। कहां से वैल्यू करती है? -l से लगाए प्लस एल तक। देखिए, जैसे अगर m बराबर 0 है तो अगर l बराबर 0 है तो आपका जो m होगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 रहने वाला है। अगर l बराबर आपका 1 है तो जो m रहने वाला है आपका वो क्या होगा? -1। 2 है, 2 मतलब 0 भी आने वाला, -1 2 0 एंड +1। अगर l बराबर 2 है बच्चा, तो यहां देखिए -2 से लगाए +2 तक जाना है, -2 -1 0 +1 +2। समझे ना? यानी माइनस की क्वांटिटी से उसकी प्लस की क्वांटिटी, जैसे 2 है तो -2 से +2 तक, तो बीच में जो नंबर आ रहे हैं -2 -1 0 +1 +2। यही अगर l बराबर 3 हो जाएगा तो आपका m के बराबर क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, समझ गए? अब ये जो डिफरेंट आपको नंबर दिख रहे हैं, ये आपको ओरिएंटेशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है आप लोगों को? ओरिएंटेशन। ठीक है, अब अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो जब आपको ये 0 दिख जाए, 0 0 0, नहीं ये छोड़िए, ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए, ये आपको बताने वाला है ओरिएंटेशन के बारे में। आइए चलो देखते हैं। ठीक है, पहला केस क्या है? यहां से पहले ऑर्बिटल बनाते हैं। ऑर्बिटल के बारे में हमें जानकारी देगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सबशेल जैसे हमने ऊपर पी सबशेल की बात की, तो बच्चा ये अगर लेट से हमारा पी सबशेल है तो एक सबशेल में एक, जैसे आपका मेन एनर्जी लेवल हो गया। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका घर हो गया, तो घर लेट से आपका शेल है, घर के अंदर जो कमरा है वो आपका सबशेल है, और कमरे में हमने अगर 3 बेड लगा दिए हैं तो तीनों बेड आपके ऑर्बिटल हो जाएंगे। उसी तरीके से पहले आपने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपकी मेन एनर्जी है, उसके अंदर ये सब एनर्जी है, और उसके अंदर डिफरेंट एक्सिस पे जो एनर्जी है वो है आपकी क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको बोलेंगे ओरिएंटेशन। जैसे कि अगर हम एक्सिस की बात करें, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्वाइन करें, ड्रॉ करें, तो हमें ऐसे 3 एक्सिस मिलेंगे। ठीक है, 3 एक्सिस, लेट्स से ये x है, लेट्स से ये y है, लेट्स से z है। तो इसको हम अगर जो है इसका अगर हम नेगेटिव साइड भी देखें तो ये एक्सिस इधर भी जो है ऐसे वैरी कर सकती है, ये एक्सिस इधर भी जाएगी और ये इधर भी जाएगा। यानी जो एनर्जी है हमारा, जो एनर्जी है वो इन कोऑर्डिनेट्स पर बटा होगा ना, वो इन कोऑर्डिनेट्स पर बटा होगा। जो हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो क्या होगा? वो इन कोऑर्डिनेट्स पर ही हुआ होगा।
ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें ओरिएंटेशन जानना जरूरी है कि जो हमारा ऑर्बिटल है, लेट्स से हमारा पी ऑर्बिटल है, तो क्या वो एक्स के तरफ ओरिएंटेड रहा है या क्या वो जेड की तरफ ओरिएंटेड रहा है या क्या वो वाई की तरफ ओरिएंटेड रहा है। आखिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किस एक्सिस पर पाई जा रही है या किस प्लेन पर पाई जा रही है, ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम तभी पता कर पाएंगे जब हमें उनका ओरिएंटेशन पता हो। और ओरिएंटेशन में कौन बता रहा है? ओरिएंटेशन में बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ गए? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है? हमें बता रहा है ये ओरिएंटेशन। तो आइए ध्यान से ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो अगर L बराबर 0 है तो यहां से आपको पता चलेगा कि बाबू ये बात कर रहा है 1s ऑर्बिटल की, और 1s ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है अराउंड द, क्या बोलते हैं उसको, अराउंड द सेंटर, ठीक है, उसके स्फेरिकल होता है। वहीं अगर L बराबर 1 की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है L बराबर 1 है, तो इससे पहले n बराबर क्या रहा होगा? n बराबर 2 रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे इससे पहले मैं n की वैल्यूज भी लिख दे रहा हूँ, तब आपको समझने में आसानी होगी, या मैं इसको दोबारा से नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। अब हम क्या बात कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनटू एजीमुथल क्वांटम नंबर। नीचे रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो नहीं लिख सकता, मैं कहूंगा नीचे रहेगा हमारा एक्सिस। यहां पर हम लिखेंगे एक्सिस। किस एक्सिस? ही ना लिखे सिर्फ एक्सिस तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, हम लिख ले ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन उसका किस तरफ है, क्लियर है? और ऊपर रहेगा इलेक्ट्रॉन काउंट। ऊपर क्या रहेगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। तो लेट्स से n बराबर अगर 1 है तो L बराबर 0 होगा और m बराबर भी 0 होगा। इसका मतलब इसके लिए जो ऑर्बिटल हमारा आने वाला है दैट इज 1s। अगर n बराबर 2 होता है बच्चे तो L बराबर हमारा 0 एंड 1 होगा। m बराबर क्या होगा? इस 0 के लिए m भी 0 होने वाला है और इस 1 के लिए -1, 0 एंड +1, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी यहां से हमें मिलेगा 2s और यहां से हमें मिलेगा 2px, 2py एंड 2pz। क्लियर हो गया? आइए यहां पे अगर n बराबर 3 रखते हैं तो L हमारा हो जाएगा बच्चा 0, 1 एंड 2, ठीक है। इस 0 के लिए m लिखते हैं तो m बराबर भी 0 होगा। इस 1 के लिए अगर m लिखे दैट इज -1, 0 एंड +1, और इस 2 के लिए अगर हम m लिखे तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आएगा आपका 3s, यहां पर आएगा 3px, 3py, 3pz। यहां आपको क्या मिलने वाला है? यहां आपको मिलेगा बच्चा 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर। क्लियर हो गया? 3dz स्क्वायर। तो ये आपको जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वाया नोइंग द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आइए जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप लोग जल्दी से नोट कर लें। चलिए यहां तक लिख लिया, अब जो इसको आगे भी लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से यहां तक पूरा लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। तो यहां तक हमने 3 क्वांटम नंबर देख लिए। अब हम चौथे क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर में भी आप क्या कहेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये बताता है अबाउट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम सबको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो जो दोनों का स्पिन होता है दैट इज अपोजिट, और इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर आता है वो आपका आता है +12, यानी एक इलेक्ट्रॉन के +12 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आता है -12। ठीक है, ये आप जो है इसमें लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप और भी डिटेल में स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको हमारी बीएससी प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप और डिटेल उठा सकते हो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं?
स्मॉल एस। क्लियर है? आइए, तो पहला सवाल यहां पर जाके हमारा खत्म होता है। तो आप देख सकते हो हमने कितने डिटेल में चीजों को किया है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एग्जाम में डिटेल में लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्त, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पहला सवाल जो हमने वो कर लिया है। दूसरा क्या बाबू, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको इन पे शॉर्ट नोट्स लिखते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और ऑफ पॉप प्रिंसिपल पे। तो आइए चलिए इन सवालों को करना जो है वो चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था दैट इज पॉलीज, हम जो है दूसरा सवाल करने जा रहे हैं दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आइए पहले हम लोग चलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे तो ध्यान से देखिए, इसमें जो वर्ड एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन मतलब होता है एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना मतलब बाहर निकाल देना या हटा देना। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपसे पूछेगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनका स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे आप बच्चे? इनका स्टेटमेंट कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली कहना क्या चाहता है। तो आइए बात करते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव all the values of 4 quantum number same। ये कहता है, स्टेटमेंट इसका ये है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम में है तो चारों जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है वो सेम नहीं होगी, वो होगी अलग अलग होगी। तो दिस इज द स्टेटमेंट जो कि आपको लिखना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि भैया दो इलेक्ट्रॉन जो एक एटम में है उनकी वैल्यूज कभी भी, उनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो है वो सेम नहीं हो सकती। आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, ले लेते हैं, हमने बेरिलियम का एग्जांपल ले लिया। बेरिलियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें दैट इज 1s2 2s2। इनका हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये 1s है, ये 2s है। ठीक है, दिस इज द 1s ऑर्बिटल एंड दिस इज द 2s ऑर्बिटल। इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भरे हुए हैं 2 और 2 यहाँ भरे हुए। तो आइए मैं इनको नंबर देता हूँ। ये जो बच्चा, इसको मैं कलर चेंज करते हैं एक बार। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मानते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन 2, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन 3 एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, अब हम चारों इलेक्ट्रॉन की बात करना जो वो चालू करते हैं, हम लोग चालू करते हैं। आइए, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को कंसिडरेशन में लूं तो मैं इसके लिए चारों क्वांटम नंबर लिखूंगा N, L, M और S। तो N इसके लिए क्या होगा बच्चा, यहां से हम देख सकते हैं 1, यानी N इसका 1 है। L जो है यहां से देखेंगे S यानी कि 0, S है तो M भी इसका 0 होगा। एंड अगर हम स्पिन की बात करें तो स्पिन इसका क्या है, इसको हम क्लॉकवाइज मानते हैं, तो क्लॉकवाइज है तो इसका स्पिन हो जाएगा +½ ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन नंबर दूसरा इलेक्ट्रॉन यही पाया जा रहा है, n बराबर 1 है, L बराबर 0 इसका भी है, M बराबर भी इसका 0 है, लेकिन जो स्पिन है वो अपोजिट है। देखिए दोस्त, एक ही ऑर्बिटल में भी जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं इनकी 3 क्वांटम नंबर तो यहां पर सेम हो गया, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर ही बदल चुका है। दिख रहा है ना, चौथा क्वांटम नंबर बदल गया। आइए हम तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन नंबर तीसरे की बात करें, n कितना होगा, n is 2, L कितना है यहाँ पर, L हमारा है s ऑर्बिटल अभी भी है, तो यानी कि L हमारा है 0 और M भी हमारा 0 होगा। इसके लिए 0 होता है, वो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। और क्लॉकवाइज है तो +½ यहाँ पर देखिए, इन दो को देखिए, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3 को देखिए, 1 यहाँ पर L0 M0 S½ लेकिन n की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो रहे हैं। मैक्सिमम कितने सेम हो रहे हैं, 3 सेम हो रहे हैं। वही अगर हम चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करें, n बराबर 2 0 0 एंड यहाँ क्या आएगा बच्चा, यहाँ आएगा। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट, और ये कंसिडरेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपको जाके पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है आपको क्लियर कट आप बता सकते हो। इसको नोट कर लीजिए। चलिए
तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो जो अगला सवाल था दैट वाज पॉलीज हो गया, दैट वाज हुन्स रूल, अच्छा विच वाज ऑफ, अच्छा ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ठीक है। अगला क्या है, द नेक्स्ट वन इज ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ठीक है, आइए जो अगला टॉपिक हमें करना है वो है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। आइए तो अगर हम ऑफ बॉ प्रिंसिपल की बात करें, ऑफ बॉ प्रिंसिपल की बात करें तो ऑफ बॉ बेसिकली बताता क्या है। ऑफ बॉ प्रिंसिपल आप लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, आप ये बताओगे ऑफ बॉ कोई साइंटिस्ट नहीं है। बेसिकली ऑफ बॉ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, चीजों का बढ़ना। बिल्डिंग अप मतलब क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑफ बॉ प्रिंसिपल स्टेट्स, इट स्टेट्स the order of increasing energy, it states the order of increasing energy in which way, sorry, it states the order of increasing energy, it states the order of increasing energy, ठीक है, increasing energy का ऑर्डर को बताता है about how we have to fill the electron, यानी हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे यही बताता है। सिंपल से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में या फिर ऑर्बिटल्स में कैसे भरेंगे इसके बारे में ही बताता है। तो ध्यान से देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में जाएगा पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। फिर उसका जाएगा 3s में 11वां 12वां, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर जो है वो चलता रहेगा। समझ गए बात? समझ गए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी। इसमें आपको देखना है, इसमें फिर आप लिखोगे बच्चा कि ग्रेटर, पहला क्या होगा, ग्रेटर एन बराबर बराबर ग्रेटर एनर्जी, ठीक है। एन ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ग्रेटर, एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे अगर बात करें 1s और 2s की, तो 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा होगी। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये कहता है कि एनर्जी व्हेन n इज सेम, जब n सेम होगा तब डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन L। तब किस पे डिपेंड करती है, तब L पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, मतलब वैल्यू ऑफ L अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब बच्चा अगर L बराबर, अगर आपका L बराबर 3 है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी देन 2 देन 1 एंड देन 0, यानी कि F, फिर यहाँ D, फिर यहाँ P, फिर S। दिस इज द एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल का ये कहता है, तीसरा रूल इनका n+L रूल। कई कई जगह जहां पर आप इन दोनों रूल से आंसर ना निकाल पाओ, जैसे कि अगर हम बात करें 4s और 3d की, तो 4s और 3d में क्या होता है, यहाँ 4s और 3d इनकी एनर्जी में हमें दिख तो रहा है कि 3d की एनर्जी कम है, पर इलेक्ट्रॉन पहले 4s से भरा रहा है। तो यहां पर हम लोग लगाते हैं n+L रूल। यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, यहां पर हम लोग लगाते हैं n+L रूल। तो देखिए 4s और 3d में आप क्या करोगे, आप n+L रूल लगाओगे। तो n+L रूल क्या कहता है, देखिए ध्यान से, जैसे n की वैल्यू यहां पर है 4 और L की वैल्यू है 0, यानी यहां पे अगर आप n+L लगाते हो, दिस इज इक्वल टू 4 + 0 यानी बराबर हो जाएगा ये 4। वहीं यहां पर अगर आप n+L लगाते हो तो 3 + 2 यानी n+L बराबर 3 + 2 यानी कि 5। तो जब आप n+L लगाते हो उसके बाद आपको देखना कि n+L में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि 4s से ज्यादा एनर्जी 3d की है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये 3 रूल जो है आपको ऑफ बॉ के अंदर लिखने होंगे जब भी आप ऑफ बॉ प्रिंसिपल लिखोगे, ठीक है। तो क्या करो, कुछ ना करो, इसको फटाक से नोट डाउन कर लो।
ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया। ये नोट डाउन कर लो। क्लियर हो गया? आइए तो चलते हैं भाई बाबू, अब जो है चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या था हमारा? अगला सवाल क्या था? हमने क्या क्या कर लिया? हमने पॉलिश कर लिया, हमने ऑब्बॉक कर लिया। तो अगला है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, क्या होता है? आइए चलिए इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? जो वर्ड यहां पर आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्पिन है, जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मस्ट बी यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल, वो क्या? यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर मैं एक ऑर्बिटल की बात कर लूं, लेट्स से ये हमारा जो ये हमारा सबशेल है और ये हमारे ऑर्बिटल्स है, तो इन ऑर्डर कि हमारा मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो, इन तीनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऐसे भरने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक एक करके, यानी पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन इसमें, अगर इन तीन ऑर्बिटल्स में अगर ऐसे ना भर के अगर ऐसे भरता, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे केसेस में क्या होता? ये दोनों तो सम होते हैं पर ये माइनस हो जाता। अगर इस केस में मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं तो लेट्स से हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये वैल्यू आती है हमें 3/2। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, तो यहां पर जो वैल्यू आती है वो होती हाफ की। तो इन दोनों केसेस में आप देख सकते हो, पहले केस में मल्टीप्लिसिटी हमें मैक्सिमम मिली है, वहीं दूसरे केस में हमें मल्टीप्लिसिटी क्या मिली है? मैक्सिमम नहीं मिली है। तो हुन्स रूल क्या कहता है कि जब भी एक सबशेल में ऑर्बिटल, जब भी एक सबशेल में फिलिंग होती है, ठीक है, तो फिलिंग किस तरीके से होती है? तो पहले इनके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ये बात जो मैंने बोली, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्टेटमेंट, इनके स्टेटमेंट की। तो ये कहते हैं कि इन अ सबशेल इलेक्ट्रॉन must be filled in such a order, in a subshell electron must be filled in such a order to obtain maximum multiplicity, ठीक है। या फिर ये कह सकता है when we fill electron in a subshell, firstly each orbital must be singly occupied, then only पेयरिंग विल स्टार्ट, ठीक है। क्या कहता है? व्हेन वी फिल इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, फर्स्टली ईच ऑर्बिटल मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड, ठीक है, इन अ सबशेल। इसको हम कह सकते हैं, यहां पे डीजनरेट वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, जो मैंने नहीं यूज किया। व्हेन वी फिल इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल हैविंग डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट मतलब क्या होता है? जिनकी एनर्जी सेम हो। हैविंग डीजनरेट ऑर्बिटल, फर्स्टली ईच ऑर्बिटल मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड, देन ओनली पेयरिंग विल स्टार्ट। क्लियर है? इसको नोट करो, फिर मैं समझाता हूं। देखो इसके कहने का मतलब क्या है। लेट्स से मैं जो हूं ऑर्बिटल बनाना चालू करता हूं। चलो ठीक है, दिस वन इज 1s, दिस इज 2s,
दिस इज 2p। ठीक है, इधर क्या हो रहा है बच्चा, इधर आपकी एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी आपकी इस एक्सिस पे बढ़ रही है। अभ्यास देखिए, यानी 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, और इन तीनों की 2p की एनर्जी बराबर है। पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां। यानी कि पहले देखिए क्या हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन भरा है, तब ये ऑर्बिटल हमारा सिंगली ऑक्यूपाइड हो गया। डिजनरेट है ना, ये जो ऑर्बिटल है, डिजनरेट होना क्या होता है, जैसे तीनों ऑर्बिटल है, ये तीनों देखिए एक बराबर एनर्जी रख रहे हैं, तो एक बराबर एनर्जी है, इसका मतलब डिजनरेट है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है। पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा छठवां इलेक्ट्रॉन। छठवां इलेक्ट्रॉन जो आपका जाएगा वो यहां जाएगा, सातवां इलेक्ट्रॉन आपका यहां जाएगा, आठवां यहां, नौवां यहां और 10वां यहां। समझ गए, दिस इज द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चा, ये हो गया। आप क्या करो, आप इसको कर लो आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट जल्दी से। क्लियर हो गया, चलिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी, तो मैं आज की वीडियो को यहां पर एंड करता हूं, और अगले वीडियोस में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर से डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच वीडियो को अभी तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।